हेलो और वेलकम। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हम सबकी कहानी है, सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, बल्कि हर जिंदा चीज की। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर आसमान में उड़ते परिंदे तक और समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल तक। ये सब कैसे बने? ये सब एक ही बहुत ही लंबी और कमाल की कहानी का हिस्सा है, और उस कहानी का नाम है एवोल्यूशन। आपने कभी रात में आसमान में तारे देखे हैं? तो सुनिए, जब आप उन्हें देखते हैं ना, आप ऐसा समझिए कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। सच में, आप उन्हें वैसा नहीं देख रहे हैं जैसे वो आज हैं। आप उन्हें वैसा देख रहे हैं जैसे वो लाखों साल पहले थे। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट को हम तक आने में ही लाखों साल लग जाते हैं। तो जो आप देख रहे हैं वो असल में उनका पास्ट है, उनकी एक झलक है टाइम में पीछे से। तो सवाल ये है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बिग बैंग थियरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन साल पुराना है। हाँ, आपने सही सुना, 20 बिलियन ईयर्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि हमारा दिमाग इससे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। चलिए इस पूरी कहानी को ना एक टाइमलाइन पर देखते हैं। सबसे पहले 20 बिलियन साल पहले हुआ एक जबरदस्त ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग। उस एक पल से हमारा यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ और ठंडा होने लगा। जैसे ही थोड़ा कूल डाउन हुआ तो सबसे सिंपल एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर बिलियन साल तक ग्रेविटी ने अपना काम किया। इन गैसेस और डस्ट को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनाई, और उन्हीं लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से एक है हमारी द मिल्की वे। इसी गैलेक्सी में कोई 4.5 बिलियन साल पहले हमारा ग्रह अर्थ बना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ के बनने के सिर्फ 500 मिलियन साल बाद ही यहां लाइफ के पहले छोटे मोटे निशान मिलने लगे थे। तो ठीक है, यूनिवर्स बन गया, अर्थ भी तैयार हो गई, स्टेज सेट था, लेकिन शो का मेन एक्टर कहाँ था? यानी कि लाइफ। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ये लाइफ शुरू कैसे हुई। इस सवाल ने लोगों को सदियों तक परेशान किया है, और शुरू में इसके बड़े अजीबोगरीब जवाब दिए गए। देखिए, उस वक्त ना दो कैंप्स थे। एक तरफ थे वो लोग जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में मानते थे। उनका कहना था कि लाइफ नॉन लिविंग चीजों से अपने आप पैदा हो जाती है, जैसे गीली मिट्टी से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, या अनाज की बोरी में चूहे अपने आप पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ थे वो लोग जो बायोजेनेसिस को मानते थे। उनका सिंपल कहना था, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी जिंदा चीज ही जिंदा चीज को पैदा कर सकती है। ये बहस चलती रही जब तक एक हीरो ने एंट्री नहीं ली। उनका नाम था लुई पैस्चोर। उन्होंने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को हमेशा के लिए नॉकआउट कर दिया। ओके, तो पैस्टर ने ये तो साबित कर दिया कि चूहे अनाज की बोरी से नहीं आते, लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर लाइफ सिर्फ लाइफ से आती है, तो सबसे पहली लाइफ कहां से आई? यहां पर एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की। ओपेरन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी, जिसे हम कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि लाइफ एक झटके में नहीं बनी, ये एक स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। पहले अर्ली अर्थ पर जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे, उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर उन मॉलिक्यूल से आगे चल के पहली लाइफ बनी। अब ये सिर्फ एक आइडिया था, राइट? इसे टेस्ट तो करना पड़ेगा, और ये काम किया 1953 में एसएल मिलर ने एक अकेले लेकिन ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट में। सोचो, उन्होंने ग्लास फ्लास्क के अंदर करोड़ों साल पुरानी अर्थ का माहौल रिक्रिएट कर दिया। उन्होंने वही गैसेस डाली जो तब एटमॉस्फेयर में थीं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, पानी की भाप, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, बिल्कुल वैसे जैसे उस टाइम जमीन पर बिजली गिरती थी। और गेस व्हाट, जब उन्होंने नीचे जमा हुए पानी को चेक किया तो उसमें अमाइनो एसिड्स मिले। ये वही चीज है जिससे प्रोटीन बनता है और जिससे हम और आप बने हैं। ये एक ब्रेक थ्रू था। इसने दिखा दिया कि हाँ, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स नेचुरल कंडीशंस में अपने आप बन सकते हैं। तो ठीक है, लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स बन सकते हैं, लेकिन उन सिंपल मॉलिक्यूल्स से इतनी लाखों करोड़ों अलग अलग स्पीशीज कैसे बनी? एक छोटे से अमीबा से लेकर इंसान तक का सफर कैसे तय हुआ? इस एक सवाल का जवाब एक ही आदमी ने दिया, और उसके बाद बायोलॉजी फिर कभी वैसी नहीं रही। उस आदमी का नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सालों तक एक जहाज एचएमएस बीगल पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और वो कोई टूरिस्ट नहीं थे, वो एक नेचर डिटेक्टिव थे। हर जगह वो प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल्स सब कुछ कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्हें जो फॉसिल्स मिलते थे वो उस जगह पर रहने वाले जिंदा जानवरों से काफी मिलते जुलते थे, पर थोड़े अलग थे, जैसे वो उन्हीं जानवरों के पुराने लॉन्ग लॉस्ट रिश्तेदार हों। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर डार्विन ने एक रेवोल्यूशनरी थियरी दी, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन,
ये आइडिया सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि नेचर में जिनके पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, वो जिंदा रहते हैं। और क्योंकि वो जिंदा रहते हैं तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनके वो फायदेमंद ट्रेट्स उनके बच्चों में जाते हैं। बस इट्स लाइक नेचर इटसेल्फ इज चूजिंग, सिलेक्टिंग कि कौन रेस में आगे बढ़ेगा। और यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब हम एवोल्यूशन में फिटनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब जिम में बॉडी बनाना या सबसे ताकतवर होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। डार्विन के लिए फिटनेस का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सिंपल वर्ड्स में, कौन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर पाता है जो आगे जाके और बच्चे पैदा कर सके। बस जो ये कर पाया वही सबसे फिट है। ओके, थियोरी सुनने में काफी लॉजिकल लगती है, पर साइंस सिर्फ आइडियाज पर नहीं चलती, उसे चाहिए सबूत, एविडेंस। तो हमें कैसे पता कि ये सब सच में हुआ है? चलिए अब देखते हैं इसके पीछे के सॉलिड प्रूफ्स। एवोल्यूशन का एविडेंस किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से मिलता है। साइंटिस्ट्स पेलिएंटोलॉजी को देखते हैं, यानी जमीन से निकले हुए फॉसिल्स को पढ़ते हैं। वो कंपैरेटिव एनाटॉमी को यूज करते हैं, यानी अलग अलग जानवरों के बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं। वो एम्ब्रायोलॉजी को देखते हैं कि कैसे अलग अलग जीव अपनी मां के पेट में डेवलप होते हैं। और आज के टाइम में सबसे तगड़ा एविडेंस आता है बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज से, जब हम अलग अलग स्पीशीज के डीएनए और प्रोटीन्स को कंपेयर करते हैं। चलिए एनाटॉमी से शुरू करते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट है। उसी ब्लूप्रिंट से आप अलग अलग चीजें बना रहे हैं। स्ट्रक्चर अंदर से सेम है पर उनका काम बिल्कुल अलग है। ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। जब एक ही चीज से अलग अलग चीजें बनती हैं तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है। यहां देखिए, एक इंसान का हाथ, एक चीते का पैर, एक व्हेल का फ्लिपर और एक बैट का पंख। देखने में कितने अलग हैं, राइट? लेकिन अगर आप इनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल सेम है। एक ऊपर की हड्डी, फिर दो नीचे की हड्डियां, फिर छोटी छोटी कलाई की हड्डियां और फिर आगे उंगलियां। सेम डिजाइन, एक चीजें पकड़ने के लिए, एक दौड़ने के लिए, एक तैरने के लिए और एक उड़ने के लिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन सब का कोई कॉमन एंसेस्टर यानी एक साझा पूर्वज जरूर था। अब आते हैं होमोलॉगस के उल्टे कॉन्सेप्ट पर, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। यहां पर कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां अलग अलग डिजाइन है लेकिन फंक्शन सेम है। ये तब होता है जब बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज एक जैसे एनवायरनमेंट में एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जब अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचे तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल, एक बटरफ्लाई का विंग और एक बर्ड का विंग। दोनों का काम क्या है? उड़ना। फंक्शन इज एग्जैक्टली द सेम, फ्लाइट। लेकिन क्या उनका स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ हड्डियों और परों से बना स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ एक पतली सी झिल्ली। इनके पूर्वज सेम नहीं थे। दोनों ने उड़ने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने अपने तरीके से निकाला। डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन। ओके, तो अब तक हमने फॉसिल्स और एनाटॉमी की बात की जो लाखों साल पुरानी कहानियां बताती हैं। लेकिन क्या हम एवोल्यूशन को आज अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए इसका एक बहुत ही फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। हम चलते हैं 1850s के इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पेड़ों के तनों पर सफेद रंग की काई यानी लिचन उगती थी। इसलिए ज्यादातर जो पेपर्ड मॉथ्स थे वो व्हाइट विंग्ड थे। क्यों? सिंपल, वो सफेद बैकग्राउंड पर आराम से कैमोफ्लेज हो जाते थे और शिकारी परिंदे उन्हें देख नहीं पाते थे। डाग वाले आराम से दिख जाते थे और खाए जाते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज लग गई और उनके धुएं और पोल्यूशन से पेड़ों के तने काले पड़ गए, सफेद लाइकन्स मर गए। और अब देखिए 1920 तक आते आते गेम पूरा पलट गया। अब ज्यादातर मॉथ्स डार्क विंग्ड थे और सफेद वाले ऑलमोस्ट गायब हो गए थे। तो हुआ क्या? रीजन बहुत सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। जैसे ही पेड़ों का बैकग्राउंड काला हुआ तो अब व्हाइट मॉथ्स आसानी से दिखने लगे। परिंदों ने उन्हें चुन चुन कर खा लिया और काले मॉथ्स वो अब सेफ थे, आराम से कैमोफ्लेज हो गए। तो वो बचे, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। देखा आपने, एनवायरनमेंट बदला तो फिटेस्ट कौन है उसकी डेफिनेशन भी बदल गई। और ये मौत की कहानी कोई पुराना किस्सा नहीं है। एवोल्यूशन आज भी हो रहा है हमारे आसपास और अक्सर हमारी ही वजह से। जब किसान खेतों में पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो कुछ कीड़े बच जाते हैं और उनसे बनती है एक ऐसी जनरेशन जिस पर पेस्टिसाइड का असर ही नहीं होता।
जब हम डॉक्टर्स की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम सुपर बग्स को जन्म देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिन पर कोई दवाई काम नहीं करती। ये सब है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी हम इंसानों के एक्शन से होने वाला एवोल्यूशन। अब एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। इस टेक्निकल टर्म का सिंपल मतलब है कि ये रैंडम है, इसका कोई एंड गोल नहीं है। एवोल्यूशन इंसान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसका कोई प्लान नहीं है। इसे एक सीढ़ी की तरह मत सोचिए जिसमें इंसान सबसे ऊपर खड़ा है। इसे एक बहुत बड़े घने पेड़ की तरह सोचें जिसकी लाखों शाखें हर दिशा में फैल रही हैं। हम उन लाखों शाखाओं में से सिर्फ एक हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।